हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँ। एज़ पर योर डिमांड नाउ आई एम शेयरिंग माय टाइम टेबल विद ऑल ऑफ़ यू। मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास 4 मंथ्स थे। उसमें मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। मार्च में मेरा फोकस थोड़ा सा रिवीजन की तरफ ज़्यादा हो गया था और अप्रैल तो मेरा पूरा मॉक टेस्ट और रिवीजन में गया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या टाइम टेबल रहा था, जिससे मैंने अपना सिलेबस 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और अप्रैल पूरा मॉक टेस्ट और रिवीजन को दे पाई थी, और किस टाइम टेबल की वजह से मैं 4 महीने में अपना नीट में सिलेक्शन ले पाई। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और मैंने कोई भी फैंसी चीज़ नहीं करी थी। ना ही मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी मॉड्यूल्स करे थे सॉल्व, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर्स लिए थे। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करी थी, एकदम स्ट्रिक्ट रही थी एनसीईआरटी से, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पता थी कि मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं एनसीईआरटी को अच्छे से ही कर सकती हूँ। एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितना टाइम है उसमें एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, बिकॉज पेपर हमारा एनसीईआरटी से ही आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली एनसीईआरटी से स्टिक रही थी, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करी थी। तो मेरा टाइम टेबल इसलिए उस हिसाब से था, तो इसी वजह से मेरा 4 महीने में हो पाया था सिलेबस। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे 4 महीने में पॉसिबल है। यार, अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे ना तो 4 महीने में पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको डिटेल लेक्चर्स लेने हैं, बहुत सारे मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, हर जगह का आपको मॉक टेस्ट देना है, तो यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये बहुत क्लियर बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करोगे तो 6 महीने अभी भी बहुत है यार सिलेक्शन लेने के लिए, बहुत। लेकिन अगर आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, जो टाइम टेबल मैं बता रही हूँ अपना, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है वीडियो के बाद। और मुझे हर बच्चा कमेंट में लिख कर जाएगा कि हमने अपना टाइम टेबल बना लिया। ठीक है, मुझे बताओ कि आपने बनाया नहीं बनाया। ठीक है, और उसको आपको फॉलो करना है अभी से। ठीक है, उस हिसाब से आप चलोगे, आपका 6 महीने में हो जाएगा। दो बातें मेरे को क्लियर करनी है। टाइम टेबल बनाते वक्त मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कोई भी नहीं करेगा कि दीदी इतने बजे ये करती थी तो मेरे को भी इतने बजे ये करना है। ऐसा नहीं है, टाइम टेबल एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना होता। आपको वीडियो में बस ये देखना है कि मैं ओवरऑल कितना टाइम पढ़ाई को दे रही थी, उसमें से कितना टाइम मेरा फिजिक्स को जा रहा था, कितना बायो को, कितना केमिस्ट्री को, उसमें मेरा कितना लेक्चर लेने में जा रहा था, कितना मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में जा रहा था, कितना मेरा रिवीजन में जा रहा था, नोट्स को रिवाइज करने में। ये चीज़ आपको देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। कोशिश करो कि आप उतने ही आवर्स उतनी ही चीज़ों को एलोकेट कर पाओ। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि अगर मैं 1 बजे ये कर रही थी तो आपको भी 1 बजे वही करना है, ऐसे कॉपी नहीं करना। जितने घंटे जिस चीज़ को जा रहे थे उतना टाइम आप उस चीज़ को दो। दूसरी चीज़ कि मैं नाइट आउल हूँ। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में रात में पढ़ाई करी थी, क्योंकि सुबह के टाइम घर में थोड़ा शोर रहता था। तो मैं सुबह के टाइम लेक्चर्स लेती थी और रात को मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करती थी। मेरा ऐसा था कि मैं पूरा दिन पढ़ के सुबह के 5 या 6 बजे के अराउंड में सोती थी और फिर मैं 12-1 बजे के अराउंड में उठती थी। तो अगर आप नाइट आउल हो तो आप रिलेट कर पाओगे, और अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना पसंद है तो आप वैसे ही कंटिन्यू रखो। ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं करना। अब बात करते हैं फाइनली टाइम टेबल की, कि मेरा क्या टाइम टेबल था जिससे मैंने 4 महीने में कंप्लीट किया अपना सिलेबस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं 5 या 6 के अराउंड सोती थी, देन सुबह मैं 12 के अराउंड उठती थी। ऑल्सो स्लीप का मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। बहुत सारे बच्चे भी क्या करेंगे, अपनी स्लीप को कट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। वो सोचेंगे कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो हमें टाइम चाहिए, कम सो लेते हैं। ऐसे नहीं होगा यार, प्रॉपर स्लीप लेनी है। फर्स्ट टाइम में मैंने एक बहुत बड़ी गलती यही करी थी कि मैंने भी अपना स्लीप का टाइम कट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पता है क्या होता है, आपने कट करना स्टार्ट किया, पहले दिन आपको ठीक लगेगा, दूसरे दिन ठीक लगेगा, लेकिन ऐसा चलते चलते ना एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर आपका ऐसा हो जाएगा कि यार अब हमसे और पढ़ा ही नहीं जा रहा, आई एम डन विद इट, हो गया। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा था। मैंने जब शुरू कर अपना स्लीप का टाइम कट करना, शुरू शुरू में ठीक लगा क्योंकि पढ़ाई का टाइम ज़्यादा मिलता था। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया था कि मेरा 17 जुलाई को पेपर था और 7 जुलाई के आसपास ऐसा हो गया था कि यार आई एम डन विद इट, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। और इसी वजह से मैं लास्ट के 10 डेज इतना इफेक्टिवली रिवीजन कर ही नहीं पाई जिस हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी, और फिर सब ब्लंडर हो गया। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि अब नेक्स्ट टाइम में मैं अपनी स्लीप के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो कम से कम आपको 7 आवर्स की स्लीप लेनी है। ठीक है, आप अपना 6 to 8 आवर्स का रख सकते हो। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत बेकार चल रही है, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोना, तो आप 6 to 7 आवर्स रखो, और अगर आपकी ठीक चल रही है तो आप 7 to 8 आवर्स रखो। तो मैंने अपनी 7 आवर्स रखी थी, जिसमें कि 6 घंटे मैं इन 1 को सोती थी और 1 घंटा मैं हाफ हाफ आवर की 2 नैप्स लेती थी बीच में। नैप्स बहुत हेल्पफुल होती है आपकी प्रिपरेशन में। जब भी आपको एग्जॉस्टेड लगे ना, प्लीज़ हाफ एन आवर के लिए सो जाओ, एकदम से रिलैक्स हो जाओगे, आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, कभी भी ऐसा लगेगा यार बहुत हो रहा है, अब सर दर्द हो रहा है, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करो, नैप्स लिया करो, उससे आपको फिर से पावर मिलती है नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ने के लिए। नाउ लेट्स कम बैक टू टाइम टेबल अगेन। सुबह 12 बजे के अराउंड उठने के बाद मैं 1 आवर लगता था यार फ्रेश होने में, एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करने में 1 बजे के अराउंड में पढ़ने बैठती थी, जिसमें कि मेरा 2 आवर्स का लेक्चर होता था। मैं सबसे पहले बायो करती थी। ठीक है, 1 से 3 के अराउंड 2 घंटे का मैं लेक्चर लेती थी।
3 बजे फिर मैंने अपना लंच किया अराउंड 3:30 तक का। उसके बाद मैंने हाफ एन आवर की नैप ले ली। 4 बजे उठने के बाद मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में जाती थी, जिसमें मेरे को करनी होती थी केमिस्ट्री। तो 3 घंटे का केमिस्ट्री का लेक्चर लेती थी और सारे लेक्चर मैंने वन शॉट से देखे यार, ठीक है। और वन शॉट से देखे प्लस 2x पे देखे ताकि टाइम कम लगे मेरा। तो 3 घंटे का मैं ना वन को केमिस्ट्री का लेक्चर लेती थी 7 बजे तक। 7 बजे फिर टी ब्रेक होता था, जिसमें चाय वाय पी और फिर मम्मी से बात करती थी अभी तक कितना पढ़ा है और आगे कितना पढ़ना है, आज का क्या टारगेट है, सब कुछ डिस्कस होता था। उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब वो हाफ एन आवर ना दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट होता था, जब हम एकदम से बात करते थे, पूरी प्रिपरेशन बताते हैं किसी को और उसको सुन रहा है हमारी सारी बातें, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता था। मतलब उस हाफ एन आवर में मुझे इतनी मोटिवेशन लगती थी, क्योंकि मैं जब भी मम्मी को बताती थी कि मैं ऐसे 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 करूँगी, तो मुझे अंदर से ना मोटिवेशन आती थी कि यार मैं कर सकती हूँ। और अगर कभी भी मुझे लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, मुश्किल सा लग रहा है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो फिर मम्मी भी समझा देती थी कि नहीं यार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तू कर। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी जिससे भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने घर में, चाहे वो आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, दिन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट निकाल के बात किया करो। उससे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में ना, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन जर्नी जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन वगैरह से भरी रहती है। सो उसमें आपको खुद अपने लिए खुशियाँ ढूंढनी है, ठीक है। जो भी अच्छा लगता है, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती हो, वो ज़रूर करो। अगर आपको किसी से बात करके अच्छा नहीं लगता, तो भी अगर आपकी कोई हॉबी है जो आपको पसंद है, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको रिलैक्सिंग फील होता है, अब वो करो, ठीक है। एटलीस्ट दिन का आधा घंटा आपको देना है, जिससे आपको अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगता था बात करके, तो मैं वो करती थी डेली आधा घंटा। आपको जिससे अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। आपको वॉक पे जाना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, जो पसंद है वो करो, ठीक है। एटलीस्ट दिन का आधा घंटा आपको अपनी उस चीज़ को देना है जिससे आपको अच्छा लगे, जो आपको पूरे दिन मतलब मोटिवेट रखे कि यार करना है हमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद 7:30 से 10:30 तक मैं 3 घंटा फिजिक्स का लेक्चर लेती थी। इसके बीच में डिनर भी होता था, लेकिन मैंने डिनर अपना लेक्चर लेते लेते खाती थी, ठीक है। मैंने कम कर दिया था बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह सब कुछ देखना, लेक्चर के साथ साथ ही मैं खाना खाती थी। 10:30 के बाद फिर मैंने हाफ एन आवर का मैं नैप ले लेती थी। 11 बजे उठ के अब मेरा वो पार्ट स्टार्ट होता था। अब तक मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए जो भी मेरे शेड्यूल थे पूरे दिन के। सुबह लेक्चर्स रखने का मोटिव ये था मेरा, क्योंकि घर में शोर होता है, सब लोग बात बात करते हैं, तो मेरे को डिस्टर्ब ना हो, मैं अपना फ़ोन में लेक्चर्स देखूँ, ठीक है। उसके बाद रात में सब सो जाते हैं, उस टाइम तक 11 बजे तक सब सो जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं आराम से अपना फोकस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, रिवाइज कर सकती हूँ, बोल बोल के याद कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये इसलिए मैंने ऐसा रखा था डेलिबरेटली। एंड 11 बजे तक मेरा एक लेक्चर वाला पार्ट खत्म हो जाता था। उसके बाद फिर मैं 3 आवर्स लेती थी 11 से 2 बजे तक, जिसमें मैंने जो भी लेक्चर्स देखे, जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, वो सब मैं नोट से रिवाइज करती थी। नोट्स के लिए मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती थी। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। उस ब्रेक में मैं मोटिवेशन सॉन्ग सुनना प्रेफर करती थी, ताकि थोड़ा सा चार्ज अप हो जाओ फिर से नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक होता था। उसके बाद फिर मेरे को करनी होती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी ना, वो मैं उन चैप्टर्स की करती थी जो मैंने एक दिन पहले पढ़े हैं। 2 रीज़न्स है। एक तो अगर आपने जो आज टॉपिक पढ़ा है आप उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि आपने वो टॉपिक रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। दूसरा, आपने आज ही वो पढ़ा, उसको रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन भी कर लिए, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो आपने करा है ना, वो बहुत जल्दी आप भूल जाओगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं क्या करती थी, मैं नेक्स्ट डे करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे आपके वही 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो वो टॉपिक आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि आपने उसकी 2 बार रिवीजन करी है। एक बार लेक्चर देख के रिवाइज किया, नेक्स्ट डे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। सेकेंडली, आपको पता लग जाता है यार कि आपकी क्या गलती है। आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है और आप उसके क्वेश्चन नेक्स्ट डे सॉल्व करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यार कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आप भूल चुके हो या आप गलत कर रहे हो। तो उससे आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी एंड आपको आपकी गलतियाँ भी पता लग जाएगी। सो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखने का, जो मैंने फॉलो किया था। इस तरह आप कर सकते हो। तो मेरा ऐसा रहता था, 2:30 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, एंड अराउंड 5:30 तक मैंने 1 आवर तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। एंड हाफ एन आवर मैंने बफर रखा हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स जैसा मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली सेम चलेगा हर दिन पॉसिबल नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता था कभी, किसी ना किसी रीज़न से यार फ्लक्चुएशंस आ जाती है टाइम टेबल में। तो हाफ एन आवर का बफर रखा हुआ है कि अगर किसी भी वजह से मेरा थोड़ा सा भी डिले होता है टारगेट में, तो मैं एटलीस्ट 6 बजे तक कंप्लीट करके सो जाऊँ। बाकी किसी किसी दिन 6:30 भी हो जाता था। तो मेन टारगेट तो यही होता था कि जो हमने डिसाइड करा है आज करने का, वो कंप्लीट हो जाए। एट एनी हाउ हमें कुछ भी बैकलॉग लेकर नहीं सोना। आज का जो टारगेट बना दिया, जो टू डू लिस्ट बना दी, वो कंप्लीट करके, वो टिक करके हमें सोना है। सो अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना कि मैं दिन में कितने घंटे पढ़ती थी, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम टेबल बना लेना, और इतने ही आज आपको मिनिमम देने हैं अपनी स्टडी को इस टाइम पर। अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जवाब देना चाहूँगी। एक तो आपको होगा कि हमें टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, टारगेट कैसे सेट करने हैं।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि मैं लेक्चर्स कहाँ से लेती थी। थर्ड क्वेश्चन कि मैंने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, और नहीं बनाए थे तो फिर कहाँ से करे थे। एंड फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी थी। सो इन 4 क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मार्च तक तो मेरा यही रूटीन था, देन अप्रैल में क्या था। तो अब मैं आपको इन 4 क्वेश्चन के जवाब दूंगी। तो पहला जो है टारगेट्स का, देखो मैंने करी थी सेल्फ स्टडी। ठीक है, मेरे पास कोई आगे से टारगेट्स नहीं आते थे कि आपको ये करना है वो करना है, मुझे सब खुद ही डिसाइड करना होता था अपना कि मुझे आज ये करना है, मुझे अब कल ये करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने मॉक टेस्ट ढूंढे टेलीग्राम से। ठीक है, वो सारे मॉक टेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए नीट रिलेवेंट सारे मॉक टेस्ट आकाश के, पीडब्ल्यू के, सब कुछ मैं वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे और भी बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। सो मॉक टेस्ट तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो मैंने भी वहीं से लिए थे। तो मॉक टेस्ट लेके मैंने सिलेबस देखा एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे सिलेबस पता लग गया कि मुझे ये करना है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग एक डेट सेलेक्ट करती थी कि यार मुझे इस दिन ये मॉक टेस्ट देना है, और मैं घर में सबको बता देती थी कि यार मुझे इस दिन मॉक टेस्ट देना है। अगर मैं किसी भी तरह से मना करूँ देने के लिए तो मुझे डांट देना, मुझे कुछ भी कर देना, लेकिन मुझे मॉक टेस्ट दिलवाना है आप लोगों को। तो इस तरह मेरे पास एक टारगेट आ गया कि मुझे इस दिन मॉक टेस्ट देना है। एंड यूजुअली मैं संडे का दिन ही रखती थी मॉक टेस्ट का, और सैटरडे को मैं बफर रखती थी कि उस दिन अगर मेरा कोई भी टॉपिक रह गया तो मैं पढ़ लूँगी, नहीं तो मैं रिवाइज कर लूँगी। तो मेरे को मैक्सिमम फ्राइडे तक अपना सब कुछ कंप्लीट करना होता था। तो मेरे पास 5 दिन होते थे मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट करने के लिए, एंड सैटरडे बफर जिसमें मैं थोड़ा बहुत कर पाती थी एंड मोस्टली रिविजन। तो उसमें मेरे को कंप्लीट करना होता था। तो मैं क्या करती थी, अपना जितनी मेरी कैपेसिटी है ना एक दिन में करने की, मुझसे ज़्यादा का टारगेट रखती थी। रीज़न ये होता था कि अगर हम उतना टारगेट रखेंगे जितना हम कर पाएंगे, तो फिर पूरा दिन ना हमारे अंदर एक एटीट्यूड रहता है कि यार हो जाएगा हो जाएगा कर लेंगे, तो बहुत कैजुअली हम ले लेते हैं उस चीज़ को। तो फिर उस वजह से क्या होता है कि हम जितना कर सकते हैं ना हम उतना भी नहीं कर पाते। मैं हमेशा अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा का टारगेट रखती थी, जिससे मेरे अंदर एक वो रहता था कि यार मेरे को इतना सारा कंप्लीट करना है, मेरे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है, मेरे को कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। एंड मेरे को अपना फोकस नहीं हिलाना, जो मैंने टारगेट शेड्यूल करा है मुझे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट करना है। एंड क्योंकि मैंने ज़्यादा का टारगेट रखा होता था तो मेरा नहीं हो पाता था कंप्लीट। बट उस वजह से क्या होता था, एटलीस्ट जितना मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी पोटेंशियल है मैं उतना कर लेती थी। मेरा पूरे दिन में टाइम वेस्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करती थी फिर, क्योंकि मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने होते थे। तो ये मेरा रहता था। एंड अगर आप लोग अभी सोच रहे हो कि 5 दिन में कैसे मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है, इतना एकदम से न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स नहीं होती थी। ठीक है, मैंने कभी भी जब भी मैंने मॉक टेस्ट दिया है ना, मैंने कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर नहीं दिया। मेरे 2-3 चैप्टर हमेशा रहते थे। ठीक है, वो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर नहीं दे पाते। मेरा भी सिलेबस रहता था, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर हमें एक मॉक टेस्ट में 10 में से अगर हमें 7 या 6 चैप्टर आते हैं और अगर हमने वो छोड़ दिया ये सोच कर कि हमें 2-3 नहीं आते, हमारे मार्क्स कम आएंगे, तो फिर जो हमने 7 या 6 पढ़े होते हैं ना वो भी हमें नहीं आ पाते, फिर वो भी हम ना कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़े तो है लेकिन हमें आता नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता उन चैप्टर पे, क्योंकि हमने उनको मॉक टेस्ट दे के एक बार पक्का नहीं कर लिया, एक बार हमने फाइनलाइज नहीं कर लिया कि हाँ हमें ये चैप्टर आता है। मॉक टेस्ट दोगे, गलती पता लगेगी, इंप्रूव करोगे, चैप्टर एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, लेकिन हम नहीं देते और वो फिर हमारा बैकलॉग बन जाता है। तो मैंने ये गलती नहीं करी थी, मेरा चाहे जितना भी प्रिपेयर होता था मैंने मॉक टेस्ट दिया था, इस वजह से मेरा बैकलॉग बहुत कम रहता था, क्योंकि मैं जितना पढ़ रही हूँ एटलीस्ट मेरा उतना पक्का होता जा रहा है। तो इस तरह मैंने करा था। एंड ऑल्सो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने 5 मंथ्स का प्रॉपर प्लानर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, उसे जाओ डाउनलोड करो एंड उसको देखो एंड उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो गाइज। किस चीज़ का वेट है, कब स्टार्ट करोगे, अब मत रुको, अब जाओ स्टार्ट कर दो, सब कुछ है वहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए। अब मुझे एक भी चीज़ बता दो जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, जो चीज़ आपको रोक रही है मैं वो सॉल्व कर दूँगी, लेकिन आप करो। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बोली लेक्चर्स की, तो वो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने वन शॉट्स देखे थे, वन शॉट्स मैंने उम्मीद 22 के देखे थे अपने टाइम पे। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्रचंड बैच के या फिर आप उम्मीद 24 बैच के देख लो। अगर आपको नहीं मिल रहे लेक्चर्स, कमेंट करो, लिंक्स मैं डाल दूँगी, ठीक है, प्लेलिस्ट के, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट नोट्स की, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम होगा नोट्स बनाने का 4 महीने में? बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने में लग जाते हैं, लेकिन आपको नीट में नोट्स बनाने के नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नोट्स को पढ़ के जाओगे, आपको आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बनाओ, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्रायोरिटी रखो। सारा टाइम नोट्स बनाने में निकल रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उन नोट्स का। नोट्स बना रहे हो और पढ़ भी पा रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे, नहीं टाइम मिल पा रहा नोट्स बनाने के चक्कर में, तो मत बनाओ, फिर अपना पढ़ाई पे फोकस करो। फिर आपका फोकस होना चाहिए नोट्स को पढ़ने में। तो मुझे तो बहुत क्लियर था ये चीज़ कि अगर मैंने नोट्स बनाने में लगी ना तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, तो मैंने तो बनाए ही नहीं थे। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बायो और केमिस्ट्री के लिए, एंड फिजिक्स के लिए भी मैंने
एक तो उम्मीद बैच के जो नोट्स होते हैं वो मैंने बैचेस से मिल गए थे तो वही पढ़े थे मोस्टली, एंड थोड़े बहुत मेरे को और नोट्स मिल गए थे टेलीग्राम पे तो वो पढ़ लिए थे मैंने। तो मेरा ये था, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी या तो आप बैच के नोट्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी तो पढ़नी है वो तो मस्ट है ही, एंड उसके अलावा आप मेडिजी बुक से भी कर सकते हो जो कि सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, तीनों सब्जेक्ट्स की, चारों, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, आप वो डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स है। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन कि मैंने कौन सी बुक सॉल्व करी थी या रिसोर्सेज सॉल्व करे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के लिए मैंने पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, लेकिन मैंने फिजिक्स के लिए 7 क्वेश्चन सीरीज भी फॉलो करी थी पूरी की पूरी, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें यूजुअली एक बारी मतलब लेक्चर देखने से हमें इतने अच्छे से नहीं समझ में आ पाता। हमें चाहिए होता है कि कोई हमें एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए ताकि हमें प्रो समझ में आ जाए। तो इस चीज़ की मुझे कमी लगी थी वन शॉट्स में कि वहाँ पे एक टॉपिक पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो बायो और केमिस्ट्री के लिए तो ठीक है हमारा हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स के लिए नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैंने तमन्ना मैम की 7 क्वेश्चन सीरीज पूरी सॉल्व करी थी, एंड आई रियली वांट कि आप लोग उसे सॉल्व करो, पूरी सॉल्व करो, ताकि आपकी भी फिजिक्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपको और भी किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करनी है या डीपीपी चाहिए, वहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। मॉक टेस्ट का मैंने ऑलरेडी बता दी, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आकाश एंड पीडब्ल्यू के, एंड ऑल्सो आपको कब कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है मैं सब बताऊंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे कनेक्टेड रहो, ठीक है, सारी अपडेट्स उधर मिल जाती है आपको। एंड ऑल्सो वन गुड न्यूज़ कि आप लोगों को रिवीजन में शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स अपलोड कर रखे हैं, आपको जाना है डाउनलोड करना है। जिस भी चैप्टर को रिवाइज करने का मन है बस उसका माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लो, एक बार आधे घंटे में फटाफट से गो थ्रू करो, हाफ एन आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड यू आर डन विद द चैप्टर, हो गई रिविजन। तो इस तरह आपको रिवीजन करनी होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज है वो, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएंगे। सो जाओ ज्वाइन करो, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हो, ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो। तो कुछ भी आपको शेयर करना हो आप बिल्कुल कर सकते हो कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे लोगों तक जितना फैला सकते हो फैला दो, जितना अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, एंड कमेंट में एक हार्ट तो जरूर ड्रॉप करके जाना सब लोग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना कोई भी बच्चा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।